सबसे पहले सेक्शन 50 इसमें बताया कि जो दंड से दंडित किया जा सकता है। तो और कौन से सबसे पहला कहते हैं मृत्यु दंड। मृत्यु दंड मृत्यु दूसरा है आजीवन कारावास। सर ना तो वीडियो दिख रही है ना आवाज साफ आ रही है सर। ठीक है, एक मिनट। देखिए आज शुरुआत करेंगे अध्याय 3 भारतीय दंड संहिता। अध्याय 3 की पहली धारा है जो 53 में जो है दंडों को बताया गया कि दंड कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मृत्यु दंड, दूसरा जो है आपका आजीवन कारावास, तीसरा जो है आपका कारावास, तीसरा जो है आपका निश्चित हो चुका है लेकिन हम इधर तीसरा ही लिखेंगे। तीसरा पहले जो है आपका आजीवन निर्वासन था तो 1949 को इधर लिख लेते हैं। 1949 को जो है समाप्त कर दिया गया। आजीवन निर्वासन था उसकी जगह तो उसको समाप्त कर दिया गया 1949 को। तो इस तरीके से तो चौथा नंबर पे अपन उसी लिखेंगे कारावास। तो कारावास भी दो प्रकार का होता है, एक सादा कारावास और दूसरा सश्रम सश्रम कारावास। कारावास की दो कैटेगरी होती है, एक अगला है संपत्ति का समपहरण। संपत्ति का समपहरण यानी जब्ती संपत्ति की। छठवा है जुर्माना। कितने प्रकार के जो है इस अधिनियम में जो है दंड देखे। कोई पूछता है कि भाई दंडों के प्रकार कितने हैं? पहले जो है पांच क्योंकि जो आजीवन निर्वासन कितने प्रकार के दंड दिए गए। सादा और संपत्ति का समर्पण यानी उसके बाद जुर्माना। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। कितने आजीवन कारावास का आप याद रखेंगे कि आजीवन कारावास का मृत्यु तक, ये याद रखना, मृत्यु तक जेल। याद रखेंगे आपके आजीवन कारावास का अर्थ क्या होता है? मृत्यु तक जेल में, जब तक मर नहीं जाते तब तक। तो ये भी याद रखना आपको कि आजीवन कारावास का अर्थ होता है मृत्यु तक जेल में। अब देखिए 53A और है सेक्शन इसमें 53A। ये कहता है कि निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ। चूंकि आपने पढ़ा ना कि 1949 को जो है निर्वासन, जो है निर्वासन मतलब देश निकाला था। निर्वासन या काले पानी की सजा भी जिसे कहते थे, निर्वासन भी, कि भाई निर्वासन जो था उसको 1949 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। देश निकाला भी कहते थे, काला पानी की सजा भी कहते थे, तो उसकी बात कह रहा है। तो 53A कहता है कि जहां कहीं भी निर्वासन शब्द आया है या आएगा, पुराने टाइम में जब हाल ही संशोधन हुए होंगे तो कई जगह निर्वासन आया होगा, तो इसलिए ये 53A जोड़ा गया है कि जहां ये लिखा है निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ, कि भाई निर्वासन के प्रति निर्देश का क्या अर्थ लगाया जाएगा। अगर मान लो किसी जगह निर्वासन शब्द आ जाता है, मान लो कोई सजा पहले हुई हो और इसके निकलने से पहले, तो वहां फिर अर्थ क्या लगाएंगे? ऐसे में क्या अर्थ, मान लो 1948 को किसी को सजा हुई निर्वासन की, अब वो सजा चल रही है तो उसका अर्थ क्या लगाएंगे ऐसे में? इसीलिए उसको 53A जो है जोड़ी गई। ये कहता है कि उपधारा 2 और उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन
किसी अन्य तत्समय प्रबद्ध विधि में या किसी ऐसी विधि या किसी निश्चित अधिनियम के आधार पर प्रभावशील किसी लिखित या आदेश में आजीवन निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह आजीवन कारावास है। तो सीधा सीधा एक ही शब्द याद रखना है कि आजीवन निर्वासन का अर्थ क्या लगाया जाएगा, आजीवन कारावास। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, आजीवन कारावास मतलब जहां भी कहीं कोई भी विधि जो निषिद्ध विधि हो सकती है या अन्य कोई विधि हो सकती है जिसमें अगर आजीवन निर्वासन शब्द अगर आता है तो उसकी जगह आजीवन कारावास उसका अर्थ लगाया जाएगा। ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति को जो है आजीवन कारावास की सजा हुई है। मतलब देश निकाला हमारे देश में नहीं होता, काले पानी की सजा भारत में नहीं। देश जैसे काला पानी की सजा कैसे होती है उस तरह को आजीवन कारावास उसका अर्थ लगाया जाएगा। तो बात इसमें करने की जरूरत नहीं है। देखिए दूसरा क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। दूसरा कहता है हर मामले में जिसमें किसी अवधि के लिए निर्वासन का दंडादेश दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1955 के प्रारंभ के पूर्व दिया गया है, अपराधी से उसी प्रकार बरता जाएगा मानो वह उस अवधि के लिए कठिन कारावास के लिए दंडादेश किए गए। कहता है 1955 के पहले व्यक्ति को दंड दिया गया तो जितने वर्ष उसके मामले में ये अर्थ लगाया जाएगा किसी व्यक्ति की सजा किसी 1955 से पहले अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ये तो उदाहरण है, कितना भी हो सकता है ना। आगे कहता है तीसरा किसी अन्य तत्समय प्रबद्ध विधि में किसी दिया तो ये तो ये भी याद रखें कि भी लघुत्तर अवधि का लिया है तो ये माना जाएगा समाप्त हो गया और जाएगा कि आजीवन कारावास। ठीक है, दो तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए पेपर में कि भाई अगर आजीवन निर्वासन की सजा लघुत्तर अवधि के लिए है तो उसका अर्थ क्या लगा, उसका अर्थ ये लगाएंगे कि सजा जो है समाप्त हो चुकी है। ठीक है, और अगर नॉर्मली निर्वासन है तो फिर ये माना जाएगा कि भाई उसका अर्थ आजीवन कारावास है। हमेशा के लिए जो कह देते ना देश निकाला हो गया तो फिर उसमें जो है आजीवन कारावास लगाया जाएगा। अब देखिए मृत्यु दंडादेश का लघुकरण 54 है लघुकरण। किसका लघुकरण, मृत्यु दंड का। कौन कर सकता है, देखिए मृत्यु दंड लघुकरण मतलब उसको कम करने की शक्ति किसको दी गई है। देखिए ये क्या कहता है, तो सेक्शन याद रखेंगे कि मृत्यु दंड के लघुकरण से संबंधित धारा कौन सी 54 ये कहती है कि हर मामले में जिसमें मृत्यु का दंडादेश दिया गया हो उस दंड को अपराधी की सम्मति के बिना समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकेगी। तो कौन कर सकता है, समुचित सरकार शब्द आया, ये भी याद रखना है, समुचित सरकार। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि भाई मृत्यु दंड का लघुकरण करने की शक्ति किसको प्राप्त है, समुचित सरकार। समुचित सरकार का मतलब है केंद्र के मामले में केंद्र सरकार कर सकती है और राज्य के मामले में जो है आपकी राज्य सरकार जो है दंड को जो है लघुकृत कर सकती, कम कर सकती, मृत्यु दंड को कम कर सकती। ठीक है, राज्य सरकार भी कर सकती है, केंद्र सरकार भी कर सकती, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो समुचित सरकार शब्द आया है तो समुचित सरकार जो है मृत्यु दंड को क्या कर सकती है, लघुकृत कर सकती। तो पहला क्वेश्चन तो यही बना आपका कि भाई कौन कर सकता है मृत्यु दंड को लघुकृत, समुचित सरकार। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है
कि क्या इसमें अपराधी की सहमति लेना आवश्यक है, जिसको दंड हुआ है उस व्यक्ति की सहमति, अगर सरकार को लगता है कि सजा उसकी कम करनी चाहिए तो सजा कम कर सकती है सरकार। ठीक है, तो ये भी बात याद रखना है, किसी अपराधी की सम्मति के बिना भी, तो सम्मति के बिना भी, सम्मति के बिना भी, बिना भी का मतलब ये है कि जरूरी नहीं हो कि उसकी सहमति सरकार ले। अपराधी जो है उसकी सम्मति के बिना भी सरकार चाहे तो उसको लघुकृत कर सकती है सजा को। ये नहीं कि भाई वो सम्मति नहीं दे रहा है, वो तो कह रहा है कि नहीं मैं भोगूंगा, लेकिन सरकार करना चाहती है तो सरकार कम कर सकती। ऐसा नहीं कि इसकी सहमति होगी, इसकी सहमति ली जाएगी कि भैया आपकी सजा कम करना चाहते हो, करवाना चाहते हो, फिर ये लिखित में सहमति देगा, फिर सरकार कम, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के ऊपर है, सरकार अगर करना चाहे कम तो कर सकती है और नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकती, उसमें सहमति और असहमति की कोई बात नहीं है। तो याद रखेंगे कि उसकी सहमति के बिना भी जो है सरकार क्या कर सकती है, सजा को लघुकृत कर सकती है। ये छोटा सा फैक्ट है, ये पूछ सकते हैं कभी कभी, तो ये याद रखना है। ये मृत्युदंड का लघुकरण हो गया। आप देखिए 55, ये आपका आजीवन कारावास का होगा, आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। ये क्या कह रहा है, आजीवन कारावास, ये आपका आजीवन कारावास के दंडादेश के लघुकरण से, ये मृत्युदंड है और ये आजीवन कारावास, यहाँ आजीवन कारावास के लघुकरण की बात है। ये कौन, ये भी समुचित सरकार, ये भी समुचित सरकार को शक्ति प्राप्त है। समुचित सरकार चाहे तो आजीवन कारावास को भी जो है क्या कर सकती, किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकती। अब देखिए इसको पढ़े अपन। ये कहता है हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया हो, अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार उस दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक ना हो, दोनों में से किसी भांति कारावास में लघुकृत कर सकेगी। अब ये याद रखना है कि सरकार जो है आजीवन कारावास को, यहाँ भी वही बात, ये दोनों शर्तें यहाँ भी लागू होंगी। ठीक है, समुचित सरकार करती है और सम्मति के बिना भी कर सकती है। कितने वर्ष में आजीवन कारावास को लघुकृत कर सकती है, 14 वर्ष, 14 वर्ष। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि आजीवन कारावास का जो अर्थ होता है मृत्यु तक जेल में होता है। कई लोग क्या है होता है, इसको पढ़ के जो है वो ये सोच लेते हैं कि भाई आजीवन कारावास का अर्थ 14 वर्ष होता है, 14 वर्ष हो गए बोले तो छूट जाते हैं। 14 वर्ष नहीं होता आजीवन कारावास का अर्थ। आजीवन कारावास का अर्थ होता है मृत्यु तक जेल में, जब तक मर नहीं जाओगे तब तक आपको नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अगर सरकार चाहती है कि आजीवन कारावास की अगर किसी को सजा हुई है तो सरकार आजीवन कारावास को 14 वर्ष में बदल सकती है, उसको सजा को कम कर सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना है कि आजीवन कारावास को सरकार चाहे तो कितने वर्ष के दंडादेश में बदल सकती है, 14 वर्ष तक के कारावास में उसको बदल सकती है। अगर किसी को आजीवन कारावास हुआ है और सरकार को लगता है कि अगर उसकी सजा कम करने लायक है तो सरकार उसकी सजा को 14 वर्ष में लघुकृत कर सकती है। मोस्टली सरकार कर देती है, क्योंकि जेलों में क्या होता है, कैदियों की संख्या बढ़ जाती है, तो नए भी कैदी आते रहते हैं, तो सरकार क्या करती है कि जिनका 14 वर्ष हो जाता है, जिन आजीवन कारावास वालों को लगभग उनको छोड़ देती। आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर कई कैदियों को सरकार के द्वारा छोड़ दिया जाता है। लेकिन बस वही है, उनके अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, है ना, उनका बिहेवियर वगैरह अच्छा था, ठीक ठाक तरीके से रह रहे थे, तो सरकार उनको 14 वर्ष के बाद, मतलब 14 वर्ष जैसे जिन लोगों ने बिता लिए हैं उनको सरकार छोड़ देती। तो ये याद रखना है कि सरकार जो है आजीवन कारावास को 14 वर्ष में क्या कर सकती है, लघुकृत कर सकती है। ये मृत्युदंड और ये आजीवन कारावास 54 और 55। अब 55A में जो है सर्वोच्च सरकार की जो है परिभाषा दे रखी है। 55A समुचित, इसको खास कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वैसे समुचित सरकार की परिभाषा मतलब कि केंद्र के मामले में केंद्र सरकार और राज्य के मामले में राज्य सरकार होता है। देखिए इसको एक बार देख लेते हैं। ये कह रहा धारा 54 और 55 में समुचित सरकार पद से पहला कह रहा ए, उन मामलों में केंद्र सरकार अभिप्रेत है जिसमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है या ऐसे विषय में जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है। ये क्या कह रहा है कि भाई किन मामलों में केंद्र सरकार अर्थ लगाया जाएगा और किन मामलों में जो है राज्य सरकार अर्थ लगाया जाएगा। तो ये कह रहा है उन मामलों में केंद्र सरकार अभिप्रेत है जिसमें दंडादेश मृत्यु का दंडादेश, तो ये कह रहा है मृत्यु का दंड दिया गया है किसी व्यक्ति को, तो वहां केंद्र सरकार या फिर ऐसा कोई विषय है जिसपे केंद्र की विधि लागू होती है, तो ऐसे मामले में जो है उसका अर्थ केंद्र सरकार लगाया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंडादेश दिया गया है तो समुचित सरकार का अर्थ वहां केंद्र सरकार लगाया जाएगा।
या फिर ऐसी कोई विधि है जो केंद्र के अधीन आती है, उसके अधीन किसी व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है और उससे वो दंडित है, तो वहां भी जो है उसका अर्थ केंद्र सरकार लगाया जाएगा। ठीक है। दूसरा कहता है उन मामलों में उस राज्य की सरकार जिसके अंदर अपराधी दंडादेश विपरीत है, जहां दंडादेश चाहे मृत्यु का हो या नहीं, ऐसे विषय हैं जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति, तब इसमें दोनों, इसमें भी यही कह रहा है कि अगर ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य की जो है कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। सीधी सी बात, दो ही चीजें याद रखना है आपको कि उन मामलों में जहां केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, या ऐसे मामले सिंपल भाषा में हम कहें जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, उनमें केंद्र सरकार अर्थ लगाया जाता है, और ऐसे मामले जो राज्य सरकार के अधीन आते हैं या राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, ऐसे मामलों में जो है उसका अर्थ राज्य सरकार लगाया जाएगा। आप जानते हैं कुछ विषय ऐसे होते हैं जो केंद्र के अधीन होते हैं, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो राज्य के अधीन होते हैं। तो राज्य के अधीन होने वाले विषयों में राज्य सरकार अर्थ लगा लेंगे, और केंद्र के अधीन होने वाले विषयों में केंद्र सरकार उसका अर्थ लगा लेंगे। तो कोई खास नहीं है, परिभाषा सिंपल है। बस इतना याद रखना कि सेक्शन ये समुचित सरकार को परिभाषित कहाँ की गई, मतलब उसके अर्थ कहाँ बताए गए हैं, 55 ए में जो है उसके अर्थ बताए गए हैं कि भाई समुचित सरकार का क्या अर्थ है। ठीक है। इसके बाद देखिए सेक्शन 56 कहता है, ये निश्चित हो चुका है आपका 56। अब देखिए सेक्शन 57, सेक्शन जो 56 था वो आपका यूरोपीय तथा अमेरिका में कठोर श्रम कारावास का दंडादेश 10 वर्ष से अधिक है, किंतु आजीवन कारावास से अधिक ना हो तो, परंतु ये पुराना जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग था, लेकिन ये समाप्त हो चुका है। अब आपका आता है सेक्शन 57। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि दंडावधियों की भिन्न है, दंडावधि की भिन्न है, इसमें भिन्न दी गई। ठीक है, भिन्न दी गई है। हम लोग इसी के आधार पर भी लगा लेते हैं आजीवन कारावास। देखिए ये कहता है दंडावधि की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। ये कह रहा है कि जब भिन्न निकालना हो तो आजीवन कारावास को क्या माना जाएगा, आजीवन कारावास को 20 वर्ष माना जाए, सीधा लिख लेते हैं 20 वर्ष माना जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका, कई लोग इसको भी कंफ्यूज होके ये भी लगा देते कि भाई आजीवन कारावास का अर्थ 20 वर्ष है ना। ये वो नहीं कह रहा कि आजीवन कारावास का अर्थ 20 वर्ष है, ये नहीं कह रहा वो ये कह रहा है कि जब उसकी भिन्न करनी हो, किसकी भिन्न करनी हो, आजीवन कारावास की। हमने क्या पढ़ा परिभाषा, हमने ये पढ़ा कि आजीवन कारावास का अर्थ क्या है, मृत्यु तक जेल में, मृत्यु तक जेल में। ठीक है, आजीवन कारावास का अर्थ क्या होता है, मृत्यु तक जेल में। अब मान लो अपन कई जगह पढ़ते हैं दंड, अपन कई जगह ये पढ़ते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है, प्रयत्न करता है, दुष्प्रेरण करता है, तो अपन मोस्टली पढ़ते हैं कि उसको बोले दुगने दंड से, या मान लो 1/3 दंड से, 1/2 दंड से दंडित किया जाए, ऐसा कुछ पढ़ते हैं ना। कई कई जगह आज सजा आती है कि जो उसका दीर्घतम अवधि का आधा, दीर्घतम अवधि का 1/3, ऐसा अपन पढ़ते हैं ना, भिन्नों में पढ़ते हैं ना कि जब भैया इस तरीके के कई दंड आते हैं। जब अपन पढ़ते हैं कि कोई व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उस अपराध का अगर दुष्प्रेरण किया है या उसका प्रयत्न किया है, तो सजा पूरी ना मिलके फिर उसमें लिखा रहता है कि आधी सजा या 1/3 सजा होगी उसे। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर मान लो कोई अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय है, और जहां वो ये कहता है कि भाई 1/3 या 1/2 यानी एक की आधा, 1/2 मतलब आधा, अगर आधा सजा दी जाएगी, ऐसी बात आती है, तब जब हम उसको 20 वर्ष के तुल्य मानेंगे। अब क्यों मानेंगे 20 वर्ष के तुल्य, इसीलिए मानेंगे कि मृत्यु तक जेल में का, अगर मान लो हम आजीवन कारावास की ये वाली परिभाषा लागू करेंगे मृत्यु तक जेल में, तो मृत्यु तक जेल में, तो अब ये तो कोई डिसाइड नहीं हो सकता ना कि कोई व्यक्ति कितने साल में मरेगा। कोई व्यक्ति हो सकता है 10 साल में मर जाए, हो सकता है 20 साल में मरे, कोई 30 साल में मरे, कोई 40 साल में मरे। तो ये तो डिसाइड नहीं रहता ना इस इंसान का कि उसकी लाइफ का कोई टाइम पीरियड तो निश्चित होता नहीं कि कोई आदमी 10 साल में मरने वाला है कि 15 साल में मरने वाला है। तो अगर मान लो ऐसी दशा में कोई अपराध किया और उसमें अगर ये आया है कि उसको 1/2 यानी आधी सजा दी जाएगी, उस अपराध की आधी सजा, तो आधी सजा कैसे निकालेंगे, अगर हम इस परिभाषा को लागू करें तो आधी सजा नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसी अवधि, ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे कि जो आजीवन कारावास है उसको 20 वर्ष मान लेंगे। हम मान लेंगे कि भाई ये आदमी अगर आजीवन कारावास भोगता तो जो 20 वर्ष तक जिंदा रहता है, ऐसा मान लेंगे हम। और 20 वर्ष मान के फिर हम उसका आधा कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे, बराबर 10 साल निकल आएगी। 1/3 होगा तो उसके हिसाब से भाग काट पीट के जो भी जोड़ घटाना निकलेगा वो उसकी सजा हो जाएगी, है ना। तो जब हमें भिन्न करना हो, ये भिन्न हो गई ना, ये इसी को भिन्न कहते हैं ना।
तो जब हमें भिन्न करना हो 20/2 तो कितना हो गया 10 वर्ष। तो मतलब उसकी आजीवन कारावास की आधी सजा अगर हम मान के चले तो आधी सजा कितनी निकली 10 साल। और अगर आप इस फॉर्मूले से निकालोगे कि मृत्यु तक जेल में, तो फिर क्या क्या होगा, फिर तो सब अपना अपना बात करते। कोई कहता साहब मैं 10 साल जिंदा रहने वाला हूँ, कोई कहता मैं 20 साल रहूंगा, कोई कहता मैं 15 ही साल रहूंगा, कोई कहता मैं तो 5 ही साल जिंदा रहूंगा। ऐसे उनके कहने से थोड़ी चलता। तो सरकार ने ये मान लीजिए या लॉ ने मान लीजिए कि उसको ये मान लिया कि आप 20 साल जिंदा रहेंगे, और जब दंडों की भिन्न करना होगी, हमें उसका आधा करना हुआ 1/3 करना होगा, तो हम उस आजीवन कारावास को क्या मान लेंगे 20 वर्ष। तो ये भी याद रखना है कि दंडावधियों की भिन्न करने के मामले में आजीवन कारावास को कितना माना जा सकता है। तो 3 चीजें इसमें निकल के आई आजीवन कारावास से। एक तो पहली बात कि आजीवन कारावास का अर्थ है मृत्यु तक जेल में, मृत्यु तक जेल में। दूसरा बात आई कि उसकी भिन्न, अगर भिन्न करनी हो तो आजीवन कारावास का अर्थ क्या है 20 वर्ष। और लघुकरण की बात आई, अगर समुचित सरकार उसकी लघुकरण करती है तो आजीवन कारावास का वो लघुकरण कितना कर सकती है 14 वर्ष। तो ये 3 फैक्ट हैं अलग अलग, इन 3 फैक्टों को आपको याद रखना है। तीनों पे क्वेश्चन बनते हैं, तीनों अलग अलग फैक्ट है। आजीवन कारावास का अर्थ होता है मृत्यु तक जेल में, भिन्नों की गणना करने में हम उसको 20 वर्ष मान सकते हैं, और समुचित सरकार जो है आजीवन कारावास को 14 वर्ष में लघुकृत कर सकती है। तो ये 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं, तीनों पे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग उनके आंसर होते हैं। ठीक अब देखिए 57 देख लिया, 58 भी समाप्त हो चुका है। 60 देखिए, 60 क्या कहता है। 60 कहता है दंडादेश कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। ये कह रहा है कि दंड का जो भाग है, संपूर्ण भाग या तो कठिन हो सकता है, संपूर्ण भाग मतलब जो आपको सजा मिली है उसका भाग मतलब कठिन होगा कि सादा होगा, उसकी बात है। तो ये कह रहा है कि दंडादेश कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग, या तो संपूर्ण कारावास जो हो सकता है कठिन हो सकता है, या हो सकता है कि आधा कठिन हो और आधा सादा हो, ऐसा हो सकता है। आधा कठिन आधा सादा भी हो सकता है, आधा कठिन और आपका आधा जो है सादा, इस तरीके से भी हो सकती है। मतलब जो दंडादेश दिया गया, सजा जो सुनाता है न्यायालय, अगर किसी व्यक्ति को मान लो न्यायालय ने 5 साल की सजा सुनाई, तो हो सकता है कि वो पूरा 5 साल की जो सजा है वो कठोर ही हो। कठोर का मतलब होता है वहां लेबर करना पड़ता है। कठोर दंडादेश का मतलब ये होता है कि न्यायालय जब जेल में जाओगे तो आपसे लेबर कराया जाता है, आपसे काम कराया जाता है, जो भी काम उस जेल में होते हैं वो काम करवाया जाता है आपसे। ठीक है, तो कठिन कारावास हो सकता है कि 5 साल की सजा है उसमें से 2.5 साल आपके कठिन हो और 2.5 साल सादा हो, 2.5 साल कुछ काम नहीं कराना और 2.5 साल आप पे कठोर श्रम कराया जाएगा। श्रम तो कराया जाता है, कठोर श्रम, कठोर कारावास का मतलब है उसमें आपको अच्छे खासा श्रम कराया जाता है, एक तरीके से लेबर कराया जाता है, पूरी तरीके से दिन भर आपको लेबर कराते हैं। सुबह बिल्कुल टाइम टू टाइम उठाया जाता है, फिर आपसे लेबर कराया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि जेल में चले गए तो बस ये मजे काटते, मजे नहीं काटते, वो काम करना पड़ता है। ठीक है, काम करना पड़ता है। अब काम करते हैं तो उसकी भी सैलरी भी मिलती है, ऐसा नहीं कि सैलरी नहीं मिलती, सरकार उसमें सैलरी भी देती है उनको, है ना, सैलरी वगैरह मिलती है। जब ये छूटते हैं जेल से तो उसके पैसे भी इनको दे दिए जाते हैं, तो सैलरी वगैरह भी मिलती है, थोड़ी बहुत जो भी मिलती हो। आम मजदूरी तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ थोड़ा मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है, क्योंकि जो खर्चा वगैरह होता है कैदियों पे जो वहां रहते हैं खाते पीते, तो वो भी सरकार उसी में से काटती है। ठीक, तो इसीलिए सैलरी मिलती है उतनी ही मिलती है, ज्यादा नहीं मिलती। नहीं, सही लोग सोचे बोले सैलरी मिलती जेल में ही चलो, तो जेल में इतनी सैलरी नहीं मिलती, जो उसका थोड़ा बहुत वर्क होता है वो उस हिसाब से थोड़ा बहुत पैसा उन्हें सरकार देती है। अब देखिए ये क्या कहता है 60। 60 कहता है हर मामले में जिसमें अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडादेश है, वहां न्यायालय जो ऐसे अपराधों को दंडादेश देगा सक्षम होगा कि दंडादेश में यह निर्दिष्ट करे कि ऐसा संपूर्ण कारावास कठिन होगा, या यह कि ऐसा संपूर्ण कारावास सादा होगा, या यह कि ऐसा कारावास का कुछ भाग कठिन होगा या सादा। ये कह रहा है कौन से मामलों में, जब अपराध ऐसा हो जिसमें, देखिए कुछ अपराध तो स्पेशली लिखा रहता है कि कठिन कारावास होगा, कुछ अपराधों में स्पेशली लिखा रहता है कि जो 5 वर्ष तक के कठिन कारावास, जब अपराध में कठिन लिखा तो फिर वो कठिन ही होगा। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसमें कुछ नहीं लिखा रहता है, उसमें केवल लिखा रहता है 5 वर्ष तक के कारावास, इस तरीके का लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ न्यायालय का विवेक, इसमें दोनों हो सकते हैं। ऐसा जब ऐसा लिखा हुआ है कि केवल 5 वर्ष तक के कारावास, इसका मतलब ये है कि जो अब जो कारावास है वो कठिन भी हो सकता है और सादा भी हो सकता है, कठिन और सादा
हो सकता है। दो तरीके के, अब 3 तरीके के हो सकते हैं एक तरीके से। एक तो कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसमें स्पेशली लिखा रहता है कि कठोर, और एक अपराध ऐसे होते हैं जिसमें स्पेशली लिखा रहता है कि सादा, और कुछ अपराध ऐसे होते हैं, अधिकतर ही अपराध ऐसे होते हैं कि जिनमें कुछ नहीं लिखा रहता है कि कठिन है कि सादा है। तो उसका मतलब ये होता है कि वो न्यायालय के विवेक पर निर्भर है, तो न्यायालय चाहे तो कठोर भी दे सकता है और चाहे तो सादा भी दे सकता है। तो इसी में कह रहा है कि वहां न्यायालय को जब इस तरीके का कोई अगर अपराध है तो न्यायालय को वहां स्पेशली ये वर्णित करना पड़ेगा कि जो वो सजा दे रहा है वो कठिन होगी कि सादा होगी, या वो पार्टली कठिन होगी क्या पार्टली सादा होगी, मतलब उसका कुछ हिस्सा कठिन होगा या कुछ हिस्सा सादा होगा। तो ऐसे मामलों में न्यायालय को इस पर अब जजमेंट जब न्यायालय लिखता है तो उसमें ये लिखता है न्यायालय कि जो सजा होगी वो कैसी होगी, कठिन होगी कि सादा होगी, या संपूर्ण जो कारावास है वो कठिन होगा या सादा होगा, या उसका कुछ भाग कठिन होगा या सादा होगा। तो ऐसा न्यायालय को लिखना पड़ता है जब इस तरीके का कोई अपराध है जिसमें कठिन और सादा दोनों जो है सजाएं दी जा सकती। ठीक, अब देखिए आगे 61 जो है वो भी समाप्त हो चुका है। इसके बाद आपका 62 62 भी समाप्त हो चुका है, 61 62 दोनों समाप्त हो चुके। 63 आएगा 63 देखिए, 63 कहता है जुर्माने की रकम। 63 क्या कहता है, जुर्माने की रकम। भाई एक जब जुर्माना रखा है तो कैसे भाई ये कह रहा है जहां की वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है, जितनी तक जुर्माना हो सकता है वह अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी होगा वो अमर्यादित होगी किंतु अत्यधिक नहीं। ये शब्द याद रख लेना। कितनी हो सकती, अमर्यादित हो सकती है लेकिन अत्यधिक नहीं, अमर्यादित होगी किंतु अत्यधिक नहीं, ये पूछा जाता है, किंतु अत्यधिक नहीं। देखिए ये कौन से मामलों में लागू होता है, ये उन मामलों में लागू होता है जहां जुर्माना खोला नहीं जाता है। कुछ अपराध तो ऐसे होते हैं जहां स्पष्ट लिखा होता है कि 5,000 का जुर्माना, 10,000 का जुर्माना, वहां तो ठीक है, वहां तो सजा में लिखा ही है। लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जहां केवल लिखा है कि 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ऐसा लिखा है, केवल लिखा है जुर्माना, ये नहीं लिखा कि कितना जुर्माना। कई अपराध ऐसे होते हैं जहां केवल ये लिखा रहता है कि जुर्माने से दंडित। तो ये कह रहा है कि भाई वो ऐसे मामलों में जहां केवल जुर्माना शब्द लिखा है कि भाई जुर्माने से दंडित किया जाएगा, वहां जुर्माना कितना होगा। तो ये कह रहा है वहां अमर्यादित हो सकता है लेकिन अत्यधिक नहीं होगा। अब ये हर व्यक्ति के मामले में अलग अलग हो सकता है। ये जो सेंटेंस है हर व्यक्ति के मामले में अलग अलग हो सकता है, हर परिस्थिति के। एक व्यक्ति जो है उसको हो सकता है कि उसके लिए 1,00,000 रुपए भी अत्यधिक हो, और एक व्यक्ति हो सकता है कि उसके लिए 10,00,000 रुपए भी अत्यधिक ना हो, है ना। तो ये हर व्यक्ति के मामले में, तो ये न्यायालय देखता है परिस्थितियों के हिसाब से, न्यायालय उसको दंडाधिष्ट कर सकता है। अमर्यादित का मतलब होता है कि कितना भी हो सकता है, 1 रुपए का भी जुर्माना न्यायालय चाहे तो लगा सकता है, अमर्यादित है मतलब न्यायालय चाहे तो 1 रुपए का जुर्माना लगा दिया, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। अत्यधिक नहीं होगा, अत्यधिक का मतलब ये है कि जो व्यक्ति देने की जितनी सामर्थ्य उतना ही लगाएंगे आप, ऐसा नहीं कि एक आदमी की औकात नहीं है उससे ज्यादा आपने उस पर जुर्माना लगा दिया, तो उस हिसाब से नहीं होगा। तो अब वो क्या काम है, वो न्यायालय का विवेकाधिकार है, न्यायालय उसको देखता है सामने वाले व्यक्ति की हैसियत कि भाई ये व्यक्ति जो है कितना जुर्माना जो है दे सकता है, तो उस हिसाब से जो है न्यायालय लगाता है। और करोड़ की रकम भी कोई बड़ी रकम ना हो, और किसी के लिए हो सकता है कि 1,00,000 रुपए भी बहुत बड़ी रकम हो। तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से लगाया जा सकता है। तो ये सेंटेंस याद रखना है आपको कि जुर्माने की रकम कैसी हो सकती है, अमर्यादित हो सकती है लेकिन अत्यधिक नहीं होगी। ये पूछा जाता है, ये सेंटेंस पूछा जा सकता है, अमर्यादित तो हो सकती है लेकिन अत्यधिक नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए 64 जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई किसी व्यक्ति पे अगर जुर्माना लगाया गया है, अगर वो जुर्माना नहीं देता है तो भाई उसे जो जुर्माना जो ना देने पर जो सजा दी जाती है वो एक्स्ट्रा होती है, अलग से होती है, उसको मूल सजा में नहीं माना जाता, ठीक है। ये देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने के दंडादेश हुआ है, तथा कारावास या जुर्माने अथवा केवल जुर्माने के से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडादेश हुआ है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश करेगा सक्षम होगा कि दंडादेश द्वारा निर्देश दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम की दशा में अपराधी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा। जो कारावास उस
कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडादेश हुआ है या जिससे वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति पे जुर्माना लगाया जाता है और अगर वो जुर्माने की सजा मतलब जो जुर्माने की जो रकम है उसको अगर जमा नहीं करता है तो न्यायालय उसके बदले में उसको कारावास से दंडित कर सकता है। कारावास, न्यायालय उसे अतिरिक्त कारावास कहेंगे, इसे अतिरिक्त कारावास से क्या कर सकता है? दंडित कर सकता है, केवल इसलिए कि आपने जो है जुर्माना नहीं चुकाया। ऐसे अपराध जिनमें जुर्माना और सजा दोनों होती है और उन मामलों में अगर कोई व्यक्ति ने कोई जुर्माने की रकम जो है अगर नहीं चुकाई है तो न्यायालय उसको अतिरिक्त कारावास दे सकता है, और जो कारावास देगा वो उस मूल सजा के अतिरिक्त हो। मूल सजा के अतिरिक्त मतलब कैसा? मान लो कोई जो मूल सजा थी वो 5 वर्ष थी और प्लस जुर्माना था, उदाहरण के लिए। अब ये भी समझेंगे कि भाई कितनी, वो आगे आएगा, तो अभी अपन इतना ही समझेंगे कि तो 5 साल तक की सजा मान लीजिए न्यायालय ने दी है और जुर्माना की सजा लगाई है, और ऐसे में वो व्यक्ति जो है जुर्माना अदा नहीं करता तो न्यायालय क्या कर सकता है? उसको मान लीजिए 6 माह की सजा जो है न्यायालय ने, अब इसका भी जो होता है एक पैमाना होता है निकालने का, वो अपन अभी देखेंगे। अपन तो उदाहरण के लिए मान रहे हैं कि 6 माह मान लो न्यायालय ने सजा दे दी, किस लिए दे दी? कि भाई इसने जुर्माना नहीं चुकाया। तो जुर्माना नहीं चुकाया तो ये समझ लीजिए कि 5 वर्ष 6 माह की सजा जो है उसे क्या करनी पड़ेगी? भुगतनी पड़ेगी। मतलब जो 6 माह की सजा है वो एक्स्ट्रा है, किस लिए? कि जुर्माना नहीं दिया। तो वो अतिरिक्त सजा भी न्यायालय सुना सकता है, सुना तक सकता है, नहीं सुनाता है। न्यायालय जब अपना जजमेंट करता है तो न्यायालय जब जिन अपराधों में जो है जुर्माना होता है तो न्यायालय उसमें ये भी सजा सुनाता है कि इनको इतना जुर्माना जो है अदा करना है, और अगर ये व्यक्ति इतना जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो इतने इतने माह की सजा जो है इनको अतिरिक्त भुगतनी पड़ेगी। जो है न्यायालय अपने जजमेंट में इस सारी बातों को लिखता है। तो न्यायालय ये भी लिखता है कि अगर ये जुर्माना अदा नहीं करेंगे तो अतिरिक्त जो सजा कितनी होगी, ये भी जो है न्यायालय लिखते हैं। अब देखिए 65 क्या कहता है, सेक्शन 65 कहता है आपका, जबकि कारावास और जुर्माना दोनों दंडादेश किए जा सकते हैं तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि जी कह रहा ऐसे अपराध जहां कारावास और जुर्माना, मतलब कारावास की भी सजा होती है और प्लस जुर्माना भी होता है। ऐसे अपराध होते हैं ना, कारावास जुर्माना, मान लो 5 वर्ष प्लस जुर्माना, इस तरीके के अपराध हैं। उदाहरण के लिए इस तरीके के अपराध है कि जिनमें सजा भी होती है और जुर्माना भी होता है। अगर ऐसा कोई अपराध है तो अगर कोई व्यक्ति जुर्माना अदा नहीं करता है तो किस तरीके का उसे जो है कारावास दिया जाएगा? ये कह रहा है यदि अपराध कारावास और जुर्माने दोनों से दंडनीय हो तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने के निर्देश दे सकता है, वह उस अवधि की 1/4 से अधिक न होगी जो उस अपराध के लिए अधिकतम है। क्या कह रहा है? मतलब कि जो कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है तो उस अवधि के 1/4, जो दीर्घतम अवधि का कितना? 1/4 दीर्घतम। दीर्घतम अवधि का कितना दे सकता है? 1/4 जो है कारावास न्यायालय दे सकता है। दीर्घतम अवधि मतलब उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी अपराध में लिखा है कि न्यूनतम 1 वर्ष तक की कारावास और अधिकतम 3 वर्ष, या मान लो अपन 5 वर्ष का ले रहे उदाहरण, 5 ही वर्ष ले लेते हैं, तो 1 से 5 वर्ष तक की सजा प्लस जुर्माना, ये सजा है। ये सजा दी है, ये सजा है कि किसी व्यक्ति कोई अपराध है, कोई भी XYZ अपराध है, उसमें ये सजा है कि कोई व्यक्ति अगर एक दंड करता है तो उसे न्यूनतम 1 वर्ष के कारावास से लेकर 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो ये कह रहा है कि भाई ऐसे मामले में अगर वो जुर्माना नहीं देता है, जुर्माना अदा नहीं करता है, तो जुर्माना जो है कितना, जो कारावास जो उसे दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा? तो वो कह रहा है जो उसका दीर्घतम अवधि की सजा है यानी 5 वर्ष की जो सजा है उसका 1/4। किसका 1/4 निकाला जाएगा? जो अधिकतम सजा है उसका, ना कि इसका। ठीक है, किसका निकाला? अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को 1 से 5 साल की सजा होती है। ठीक है, उदाहरण और भी स्पष्ट समझिए इसे, कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऐसा कोई अपराध है जिसमें 1 से 5 साल तक की सजा होती है। इसका मतलब ये है कि न्यायालय 1 से लेकर 5 साल तक की सजा दे सकता है। अब उस व्यक्ति को मान लीजिए न्यायालय ने 2 साल की सजा, इसी मामले में न्यायालय ने 2 साल की सजा प्लस जुर्माने की जो है उसे सजा सुना दी। न्यायालय ने क्या सुनाया? उसे 2 साल की सजा और जुर्माने की 2 वर्ष की कारावास और जुर्माने से उसे दंडित कर दिया। तो ये कह रहा है कि भाई उसका जो है
अब मान लो कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है, ये व्यक्ति जो है जुर्माना नहीं दे रहा है, तो ये कह रहा है कि उसका 1/4 कैसे निकाला जाएगा। इसके 2 वर्ष से निकालेंगे कि जो अधिकतम जो उस अपराध में सजा है उसका निकालेंगे। जो उस अपराध में अधिकतम सजा होगी ना उसका 1/4 निकाला जाएगा। ये भी क्लियर याद रखेंगे, जो उस अपराध में अधिकतम सजा होती है उसका 1/4 निकाला जाएगा, ना कि इसको जो सजा दी गई है उसका 1/4। ठीक है, इसको भी कंफर्म करके याद रखेंगे। तो जो सजा हुई है उसका नहीं, जो सजा अधिकतम होती है उस अपराध के लिए उसका 1/4 जो है निकाला जाता है, और जितना भी वो 1/4 आएगा उतना अतिरिक्त कारावास उसको क्या करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो ये याद रखना 1/4, ये याद रखना, ये पूछा जाता है। ठीक है। अब देखिए, अब कहता है जुर्माना ना देने पर किस भांति का कारावास दिया जाएगा। सेक्शन 66 ये कह रहा है किस भांति, मतलब कठोर होगा कि सादा होगा, उसकी बात कह रहा है। किस भांति का, ये तो हो गया कितना दिया जाएगा। अब कह रहा है किस भांति का होगा। एक मिनट। किस भांति का होगा, देखिए ये कहता है न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित करे ऐसे किसी भांति का हो सकेगा जिसको अपराधी को उस अपराध के लिए दंडाधिष्ट किया जा सकता है। तो ये कह रहा है भाई किस भांति का होगा, तो कह रहा है दोनों प्रकार का हो सकता है, सादा भी हो सकता है और कठिन भी हो सकता है। इसको भी ध्यान रखना है। क्यों याद रखना है, अभी आगे आप देखोगे क्यों याद रखना है। ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा अपराध है जिसमें कारावास भी होता है और जुर्माना भी, ये उन मामलों में लागू होता है जहां कारावास भी है और जुर्माना भी है। कारावास प्लस जुर्माना, ऐसे अपराध हैं जहां कारावास भी होता है और जुर्माना भी होता है। ठीक है, कारावास और जुर्माना दोनों होता है। ऐसे मामलों में जो है जब वो अतिरिक्त जो कारावास दिया जा सकता है वो अपराध के हिसाब से कठिन और सादा कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसा कोई अपराध है जहां स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है कि कठिन है कि सादा है। जैसे मैंने बताया ना, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जहाँ नहीं लिखा रहता है कि जो अपराध है वो कठिन होगा। ऐसा अगर कठिन अपराध, अगर मान लो कारावास जो है कठिन था, तो जो अतिरिक्त सजा होगी वो कैसी होगी, वो कठिन होगी। अगर उसमें लिखा है सादा, जी आगे पढ़ेंगे तो फिर सादा होगी। या फिर कुछ नहीं लिखा तो कठिन सादा, जैसी भी न्यायालय चाहे वैसी दे सकता है। जैसा वो अपराध है कुल मिला के उसके हिसाब से कठिन सादा हो सकती है, यानी दोनों प्रकार की हो सकती है, कठिन और सादा। जैसा अपराध है उसके हिसाब से कठिन और सादा हो सकता है। जो अतिरिक्त कारावास होगा वो कठिन और सादा दोनों हो सकता है। ये कौन से मामले में, जहाँ कारावास और दंडाधीश जुर्माना दोनों होते हैं, उन मामलों में। ठीक है, जहाँ कारावास और जुर्माना कारावास और जुर्माना दोनों की सजा होती है वहां कठिन और सादा दोनों हो सकते हैं। अब आगे देखिए, ये कहता है जुर्माना ना देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय। 67 इसको और इसको एक साथ पढ़ना है। ये कह रहा है केवल ऐसे अपराध जो केवल जुर्माने से दंडनीय, जिनमें केवल जुर्माना होता है, केवल जुर्माने की सजा होती है और सजा होती नहीं है, तो ऐसे अपराध में कैसा होगा। देखिए अब देखते हैं। ये कहता है यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने के व्यतिक्रम हो सादा होगा। ये याद रखना कि अगर कोई अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो उसमें जो अतिरिक्त कारावास होगा, अतिरिक्त अतिरिक्त कारावास मतलब जो आपने जुर्माना नहीं दिया उसके बदले में जो न्यायालय सजा दे रहा है वो कैसा होगा, वो सदा सादा ही होगा। ये याद रखना है, सादा। क्या होगा, सादा होगा। और जहां जुर्माना और सजा दोनों होती है वहां कठिन सादा दोनों हो सकता है। जहां जुर्माना और प्लस सजा दोनों वाले अपराध हैं तो वहां कठिन सादा जैसी भी स्थिति हो वैसा हो सकता है। लेकिन अगर कोई अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो, उसमें अगर कोई व्यक्ति जुर्माना अदा नहीं करता तो वहां जो कारावास होगा, एक्स्ट्रा जो कारावास होगा वो कैसा होगा, वो हमेशा सादा होगा। तो ये याद रखेंगे, ये दोनों को एक साथ पढ़ेंगे आप, है ना। अब मोस्टली ये भी पूछ लेता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। मोस्टली ये पूछता, कभी ये पूछता, लड़ लड़ के ये लगाए आते हैं। ठीक है, इसीलिए याद रखना है कि जब जुर्माना हो, केवल जुर्माना हो तो सादा होता है, अगर जुर्माना और कारावास दोनों हो तो कठिन सादा कैसा भी हो सकता है। ठीक, अब देखिए 60 इसको पढ़ना है थोड़ा सा। कारावास इसमें लिखा है यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो तो वह कारावास जैसे न्यायालय जुर्माना देने के में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरूपित करे सादा होगा। वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावास करने का निर्देश दे निम्न मानक से अधिक नहीं होगी। अर्थात अब ये
एक तरीके से ये सारणी मान लीजिए, ठीक है। ये कह रहा है कि भैया जो जुर्माने की रकम का वो पैमाना बना दी कि भाई किस पैमाने के हिसाब से इन मामलों में, कि भाई कैसे जो जो जहां केवल जुर्माना होता है वहां जो पैमाना होगा वो कैसा होगा। देखिए कौन सा धारा है ये आपकी, ये कह रहा है पहला, जबकि जुर्माने का परिणाम 50 रुपए से अधिक ना हो तब 2 माह। ये क्या क्या कर रहा है, एक मिनट, 50 रुपए से, हाँ, कह रहा है कि अगर जुर्माने की रकम जो है 50 रुपए है, मतलब 50 रुपए का जो है जुर्माना लगाया है, और अगर कोई व्यक्ति उस जुर्माने को नहीं चुकाता है तो उसे कितनी सजा होगी, इसको ऐसा कर लेते हैं, 2 माह की, उसे 2 माह की जो है एक्स्ट्रा सजा हो सकती है। केवल 50 रुपए नहीं चुकाता तो 2 माह उसको जेल में रहना पड़ेगा, अगर उस पर 50 रुपए तक का जुर्माना लगा है तो। अगर उस व्यक्ति पे 100 रुपए का जुर्माना लगा है, 100 रुपए का अगर उस पर जुर्माना लगा है तो कितना होगा, 4 माह। तो यानी अगर 100 रुपए का जुर्माना लगा है और वो नहीं चुकाता तो उसको उसके बदले में 4 माह जेल में रहना पड़ेगा। और 100 रुपए से अधिक है, 100 प्लस कर देते हैं, इसकी मतलब जितने भी, फिर तो 100 प्लस हो जाएगा। तो 100 प्लस है तो अधिकतम 6 माह, तो 6 माह, 6 माह सीधा लिख देते, तो अधिकतम 6 माह। तो अगर 100 रुपए से ऊपर का कोई जुर्माना लगा है और कोई व्यक्ति अगर कोई नहीं चुकाता है तो उसे कितने दिन जेल में रहना पड़ेगा, उसे 6 माह जेल में रहना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा है 1 महीने। देखिए 100 रुपए से ऊपर तो 6 माह है ना। इसके मतलब अब आप अगर कोई आपसे ये पूछे कि अगर कोई व्यक्ति को 25, सीधा सीधा एक बात है कि 25 रुपए का 1 महीना निकलता है इसके हिसाब से। अगर कोई को मान लीजिए 25 रुपए का जुर्माना लगा हुआ है, 50 रुपए इसमें लिखा है ना, तो उस हिसाब से कैलकुलेट हो जाता है। तो आप देखेंगे 25-25 रुपए के हिसाब से एक एक महीना हो रहा है ना। 25-25 का 1 महीना हो रहा है, 25 रुपए का 1 महीना, और 50 रुपए का 2 महीना, 100 रुपए का 4 महीना, है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और 100 रुपए से ऊपर तो फिर 6 माह है ही। तो इस हिसाब से जो है उस पर जुर्माना देना पड़ेगा। अगर 50 रुपए तक का जुर्माना है तो फिर उसे 2 माह, और अगर 100 रुपए है तो 4 माह, और 100 रुपए से ऊपर है तो 6 माह को जो है उसे अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। अब देखिए आगे इसका वो भी आएगा कि भाई कब छोड़ दिया जाएगा, वो भी आएगा। अभी देखिए आगे कहता है 68, 68 कहता है जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना। ये कह रहा है कि जुर्माना अगर कोई व्यक्ति चुका देता है तो जो है उसके दंडादेश का पर्यवसान हो जाएगा, मतलब इसका पर्यवसान हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा अवधि जो भोग रहा है उसका। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 50 रुपए का जुर्माना नहीं किया था, जेल चला गया 2 महीने के, 10-15 दिन रहा, घर वालों ने व्यवस्था कर दी, जो जुर्माना जो है उसका जमा कर दिया, तो जैसे ही वो जुर्माना जमा करेगा उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि सजा क्या है, केवल जुर्माने की है ना, जुर्माने की वजह से उसको जेल में डाला है। अब वो जुर्माना नहीं देता, चला जाता है जेल में, उसके बाद घर वाले व्यवस्था करते डाल देते हैं, तो जैसे ही वो जुर्माना अगर अदा कर देता है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। ये कह रहा है जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित कारावास तब पर्यवसान हो जाएगा जब जुर्माना या तो चुका दिया जाता है या विधि की प्रक्रिया द्वारा उद्धृत कर लिया जाता है। दोनों बातें हैं, कह रहा है या तो चुका दे वो या उससे वसूल लिया जाए, या तो वो चुका देता है या फिर उससे वसूल कर लिया जाता है, तो फिर उसे छोड़ दिया जाएगा। कुल मिला के सजा ही जुर्माने के लिए हो रही है, अगर वो जुर्माना जमा हो जाता है या उससे वसूल लिया जाता है तो फिर उसे छोड़ दिया जाएगा। अब आगे देखिए, अब ये चीजें आप उनको अब समझ में आएंगी 69 में। 69 कहता है जुर्माने के अनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान। ये कह रहा है कि अनुपातिक भाग मतलब उसने जुर्माना चुकाया तो है, पूरा नहीं चुका पाया, थोड़ा चुका पाया, तो जितना चुकाया उसके हिसाब से फिर उसे छोड़ दिया जाएगा। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई कालावधि की अवधि का अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया या उद्धृत कर लिया जाए कि कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भोगी जा चुकी है वह जुर्माने के तब तक के लिए ना चुकाए गए भाग के अनुपातिक से कम ना हो तो वह कारावास पर्यवसान हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसको ऐसे समझेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति को जो है 50, कई उदाहरण मान लो पहले कि अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए 50 रुपए का उस पर फाइन लगा था और उसने जो है 50 रुपए नहीं चुकाए, तो उसको कितनी सजा हुई, उसको सजा हुई 2 माह की। अब मान लीजिए बेचारे पे पैसे नहीं थे, जैसे तैसे करके उसने क्या किया, 25 रुपए की व्यवस्था कर ली और 25 रुपए उसने जो है चुका दिए। क्या किया उसने, 25 रुपए उसने चुका दिए। तो आप खुद ही हिसाब लगाओ कि उसको अब कब छोड़ा जाएगा,
उसे कब छोड़ा जाना चाहिए? जैसे ही 1 महीना हो जाएगा वैसे ही उसको छोड़ देंगे, क्योंकि आपने देखा, मैं इसीलिए बताया था कि 25-25 रुपए का 1 महीना हो रहा है। तो जैसे ही 1 महीना हो जाएगा यानी 25 रुपए की सजा उसे काटनी पड़ेगी। 1 महीना 50 का अगर आधा करो तो कितना हो रहा है? 25, यानी 2 माह की सजा हो रही है, यानी 1 महीने की सजा के लिए 25 रुपए की हो रही ना बात। तो ये कह रहा है कि भाई 25 रुपए का उसे काटना पड़ा। अगर मान लो 25 रुपए उसने जमा कर दिए तो फिर वो 1 माह की सजा उसे को क्या करनी पड़ेगी? काटना पड़ेगी। 1 माह की सजा जैसे ही उसकी पूरी हो जाएगी वैसे ही उसको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अगले माह के तो 25 रुपए आ ही गए हैं, 1 माह की उसने सजा काट ली, ठीक। और मान लो अगर उसने 2 माह, उसको उसको 50 रुपए का जुर्माना लगा था, अभी जेल में चला गया है, वो 50 रुपए का लगा था, और अगर वो 85 रुपए इकट्ठे दे देता है, मान लो वो 50 रुपए जमा कर देता है, तो जैसे ही 50 रुपए जमा करेगा वैसे ही उसको जो है छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, अगर इकट्ठे जमा कर देता है तो जैसे 50 रुपए जमा करता है वैसे, ऐसे किसी के भी उदाहरण बन सकते हैं, ऐसे नीचे इसमें दिया है। तो जैसा भी हो, तो आप तो बस इतना याद रखना, अगर आपको हिसाब लगाना हो, है ना, हिसाब लगाने के लिए, उदाहरण के लिए ये मान लो 4 माह का अगर उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति जो है 100 रुपए का फाइन हुआ, उसमें वो 25 रुपए चुका देता है, तो फिर भैया कितने दिन की सजा काटेगा वो? हमने पहले ही बताया कि भाई 25 रुपए का 1 महीना है ना। 25 रुपए का 1 महीना है, तो 25 रुपए की अगर सजा हुई है तो मतलब 1 महीना तो फिर उसको काटनी, 25 रुपए अगर वो चुकाता है तो फिर 3 महीने काटना पड़ेंगे उसे। कितने माह काटने पड़ेंगे? 3 माह। और अगर आप 50 रुपए चुकाता है तो कितने काटने पड़ेंगे? 2 माह। 2 माह की सजा काटनी पड़ेगी। और अगर वो 50 में और 25 जोड़ दो तो मतलब वो उस हिसाब से निकल आएगा सारे के सारे, तो 25-25 का एक मिला के जो है हिसाब हो जाएगा। 60, 70, 75, 75 हो जाएगा। मान लो अगर 75 रुपए उसने जमा कर दिए तो कितना माह काटना पड़ेगी सजा उसे? 1 माह। और अगर वो पूरे के पूरे 100 रुपए जमा कर देता है तो फिर उसको तुरंत छोड़ दिया जाएगा। ये उसका इसका निकालने का एक तरीका है, ठीक है। तो इसे 25 रुपए का 1 महीना, इस हिसाब से ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब देखिए आगे। उनहत्तर हो गया। इसमें उदाहरण दे रखा है, सेम ऐसे ही उदाहरण है। इसको आप पढ़ लेना। सेक्शन 70। ये कहता है जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान उद्गणीय होना। ये कह रहा है कि जो जुर्माने जो होता है वो कितने वर्ष तक वसूला जा सकता है। जुर्माना जो है, अगर किसी व्यक्ति पे जुर्माना लगाया गया है तो उसकी लाइफ की बात कह रहे हैं, तो उसको आप कब तक वसूल सकते हैं? मतलब सरकार के लिए एक तरीके से मान लीजिए कि वो कब तक वसूल सकती है। तो ये कह रहा है 6 वर्ष के, सामान्य नियम तो ये कह रहा है कि 6 वर्ष, मतलब 6 वर्ष के भीतर सरकार पे हिदायत पे वो 6 वर्ष के भीतर वसूल ले तो वसूल ले, नहीं तो फिर नहीं वसूल सकती, है ना। तो 6 वर्ष की अवधि है सरकार के पास, तो सरकार चाहे तो 6 वर्ष के भीतर उसके जुर्माने को वसूल सकती, उसके बाद सरकार नहीं वसूल पाएगी। लेकिन कंडीशन और भी है इसमें, देखिए क्या कहता है। ये कहता है जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया ना गया हो, दंडादेश के दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय, और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो तो उस कालावधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय उद्धृत किया जा सकेगा। और अपराधी की मृत्यु किसी भी संपत्ति को जो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके ऋणों के लिए वैध रूप से दायी हो, इस दायित्व से मुक्त नहीं करेगी। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक तो 6 वर्ष की बात कह रहा है, और ये कह रहा है कि अगर कोई अपराध ऐसा है जिसमें उसको मान लो 6 वर्ष से अधिक की सजा हुई है, मान लो 10 साल की सजा हुई है, 10 वर्ष की सजा हुई है, और उसने सजा जुर्माना नहीं दिया है, मान लो 6 वर्ष से अधिक की सजा हुई है, 10 वर्ष की सजा हुई है, तो फिर वो इसके अंदर अंदर, इस अवधि के अंदर अंदर क्या कर सकते हैं? जुर्माना वसूल सकते हैं। एक तो 6 वर्ष की अवधि है, 6 वर्ष से नीचे जितने भी अपराध है, 6 वर्ष से कम के जितने भी अपराध है, उनके लिए परिसीमा मान लीजिए कितनी है? 6 वर्ष, ठीक है। तो 6 वर्ष के भीतर जो है सरकार उसको जुर्माने को वसूल सकती। और अगर कुछ अपराध ऐसे हैं जिसमें उसको 6 वर्ष से अधिक की सजा हुई है, तो जितनी सजा हुई है उसके भीतर भीतर, उसके भीतर मान लो 10 साल हुई है, मान लो 7 साल हुई है, तो 7 साल के भीतर सरकार वसूल सकती है, जितनी सजा हुई है उसके भीतर, है ना। ये कब? ये 6 वर्ष से ऊपर की बात कह रहा है। अगर मान लो 6 वर्ष से ऊपर की सजा हुई है तो उतनी, उन मामलों में इतने वर्ष के भीतर जो है सरकार जो है उससे क्या कर सकती है? उसके ऋण वसूल सकती है। अब ये कहता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो आप जानते ही कॉमन सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति पे दायित्व खत्म नहीं होता। मतलब अगर वो कोई संपत्ति ऐसी है जिससे ऋण वसूला जा सकता है, उसका जुर्माना वसूला जा सकता है, तो वो वसूला जा सकता है, मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो आप जानते ही, कॉमन है ये बात तो, कि अगर
उसकी संपत्ति इससे जुर्माना वसूला जा सकता है, भले ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, और अगर वो वसूलनीय योग्य है तो उसकी संपत्ति से उसे वसूला जा सकता है। उसकी मृत्यु होने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जुर्माने में जो है मृत्यु से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये कॉमन नियम है, ये सब जानते हैं। अब देखिए 71 क्या कहता है। 71 कहता है कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। ये कह रहा है कि जब कई अपराध मिलकर बनते हैं, कई अपराध, ये कह रहा है कई अपराधों से मिलकर कोई अपराध अगर बना है तो उस ऐसे अपराधों में दंड की अवधि कितनी होगी। मतलब कई अपराध हुए एक साथ, एक आदमी पे 10 प्रहार करे तो वो 10 हो गए ना अपराध, तो बोले कि ऐसे अपराधों में कितने जो है सजा दी जाएगी। ये देखिए ये क्या कहता है, ये कह रहा है जहां भी कोई बात जो अपराध है ऐसे भागों में जिसमें का कोई भाग स्वयं अपराध है मिलकर बनी है, वे अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से अधिक से दंडित ना किया जाएगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति उस रूप से उपबंधित ना हो। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जहां की कोई बात कई भागों से मिलकर बनती है जिसमें से कोई भाग स्वयं अपने आप में जो है अपराध हो मिलकर बनी है, वहां अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दंड से दंडित ना किया जाएगा जब तक कि ऐसे अभिव्यक्त रूप से उपबंधित ना हो। पहला तो इतना ही समझ लीजिए। ये कह रहा है कि कोई अपराध मान लो कई अपराधों से मिलकर बना है, तो ये कह रहा है सबसे पहले तो ये कह रहा है एक से अधिक दंड से दंडित नहीं किया जाएगा, एक से अधिक दंड से दंडित नहीं किया जाएगा, मतलब उसे एक ही दंड दिया जाएगा, एक ही दंड दिया जाएगा जब तक कि उपबंधित रूप से जो है, या कह लीजिए अतिरिक्त रूप से जो है उपबंधित ना किया गया हो, स्पेशली उपबंध ना किया गया हो, तब तक उसे केवल एक ही सजा दी जाएगी। ये कह रहा है। अब देखिए आगे, ये कह रहा है जहां की कोई बात अपराधों को परिभाषित या दंडित करने वाली किसी तत्समय प्रबद्ध विधि की दो या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाली अपराध है, अथवा जहां की कई अपराध कई कार जिसमें से स्वयं एक से या स्वयं एकाधिक अपराध घटित होता है मिलकर भिन्न अपराध घटित करते हैं, वहां अपराधी को उसके गुरुतर दंड से दंडित ना किया जाएगा जो ऐसे अपराधों में से किसी भी एक के लिए वह न्यायालय जो उसका विचारण कर सके दे सकता हो। ये देख क्या इसके उदाहरण देख लीजिए, क्या कह रहा है, जब कई अपराध मिलकर बने हैं और कोई व्यक्ति अगर वो अलग अलग परिभाषाओं में आता है तो फिर ये कह रहा है भाई उसको कितने दंड से दंडित किया जाएगा। इसमें देखिए उदाहरण देखिए पहले पहला उदाहरण ये कहता है कि कायापन लाठी से 50 प्रहार करता है। ठीक है, पहले तो अपन समझ लिए कि भाई एक ही सजा होगी, गुरुत्तर अवधि से दंडित नहीं किया जाएगा, मतलब जो अगर मान लो कई अपराध है मिलकर बने हैं तो उसकी जो न्यूनतम अवधि उससे दंडित किया जाएगा अधिकतम। अब वो कैसे होगा वो आप इस उदाहरण को देख के समझेंगे। ये देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है का यहाँ पर लाठी से 50 प्रहार करता है, मतलब 50 बार वो है लाठी या को मारता है। यहाँ हो सकता है कि का ने संपूर्ण मारपीट द्वारा उन प्रहारों में से हर एक प्रहार द्वारा भी जिसमें वह संपूर्ण मारपीट घटित है या को स्वेच्छा उपति कारित करने का अपराध किया हो। यदि का हर प्रहार के लिए दंडनीय होता तो इस प्रहार के लिए 1 वर्ष के हिसाब से 50 वर्ष के लिए कारावास किया जा सकता है, किंतु वह संपूर्ण मारपीट के लिए केवल एक ही दंड से दंडनीय होगा। ये कह रहा है अगर उसने 50 प्रहार किए तो मतलब हर प्रहार अपने आप में क्या है, स्वेच्छा उपति है, उस उपति है जो चोट पहुंचा रहा है, हर अपराध से उसको चोट पहुंच रही। तो ये कह रहा है कि अगर 1 वर्ष हिसाब लगा ले तो ऐसा अगर उसने 50 प्रहार किए तो इसके हिसाब से तो उसे 50 वर्ष की सजा हो जाएगी। तो कह रहा ऐसा सजा ना देके उसे कितनी सजा से दंडित किया जाएगा, जो 1 प्रहार के लिए होती है वो संपूर्ण प्रहार के लिए, यानी मान लो 1 वर्ष है तो 1 वर्ष के ही दंड से क्या किया जाएगा, उसे दंडित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जोड़ लो, सबको जोड़ लो फिर 50 हो गई 100 हो गई। विदेशों में कई देशों में हो जाता है, बोले 150 साल की सजा, अपने यहाँ नहीं होता, थोड़ा तार्किकता की बातें भी है। तो जितना है उतना, भले ही उसने 50 प्रहार किया अपने आप में हर प्रहार उपति कारित कर रहा है, लेकिन फिर भी जो सजा होगी उसे कितनी होगी, जो 1 प्रहार के लिए होती वही होती। ठीक है, अब उदाहरण दूसरा भी है इसमें, किंतु यदि उस समय जब का या को पीट रहा है माँ हस्तक्षेप करता है और माँ यहाँ पर सासे प्रहार करता है तो या माँ पर किया गया प्रहार उस कार का भाग नहीं है जिसके लिए का या को स्वेच्छा उपति कारित करता है, इसलिए का या को स्वेच्छा कारित की गई उपति के लिए एक दंड से और माँ पर किए गए प्रहार के लिए दूसरे दंड से दंड। अब ये दूसरा भी उदाहरण समझ लीजिए। ये कह रहा है कि पाप इस पे प्रहार कर रहा है 50 प्रहार की, या मान लो जिसको मार रहा था, ए को ये जो है मार रहा था, बी मान लो
बी जो है ए को मार रहा था, उसमें बीच में मान लीजिए ये व्यक्ति आ जाता है, एक्स ये बीच बचाव करने आता है, तो ये इसको भी मारने लगता है। तो ये कह रहा है ये अलग चीज है, इसको मार रहा था, प्रयास कर रहा था, ये अलग है, अपराध था। और बी को जो एक्स जो आया है उसको इसने मारा है, तो एक अलग व्यक्ति है, उसको अलग किया है, तो इन दोनों के लिए फिर उसको अलग अलग सजा होगी, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग। ठीक है, इन दोनों के लिए क्या क्या है, अलग, क्योंकि ये अपराध अलग है और ये अपराध अलग है। लड़ाई इससे हो रही थी, मारने इसको लगा, इसको भी मारा, इसको भी मारा, तो फिर इन दोनों के लिए जो है अलग अलग होगी, पृथक पृथक जो है इसको सजा दी जा सकती। ठीक है, ये इस तरीके से समझना है। अब देखिए ये हो गया। अब 72, सेक्शन 72 कहता है कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि किस अपराध का दोषी है। ये संदेह की बात कह रहा है। कई बार ऐसा होता है कि ये संदेह हो जाता है कि भी जो अपराध किया है वही कौन सा अपराध किया, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा अपराध किया, तो उस परिस्थिति में ये कह रहा है कौन सा दंड दिया जाएगा। ये देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है उन सब मामलों में जिसमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में विनिर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है, किंतु यह संदेहपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है। यदि वह दंड उन अपराधों के लिए उपबंधित नहीं है तो वह अपराधी कहाँ गया, दंडादेश दे सकता है, कहाँ था, अच्छा ये वाला है। तो वह उन अपराधों के लिए अपराध का दोषी है, यदि वही दंड उन अपराधों के लिए उपबंधित नहीं है तो वह अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है जिसके लिए कम से कम दंड उपबंधित किया गया है। ये कह रहा है कि जहां संदेह है, कुछ मामले ऐसे होते हैं जब संदेह हो जाता है, ये समझ में नहीं आता कि भाई इसने क्या किया है, चोरी की है कि न्यास भंग किया है। अब उदाहरण के लिए समझ में नहीं आ रहा है कि इसने चोरी की कि न्यास भंग किया, या मान लीजिए कोई दूसरा अपराध किया, घोर प्रति की या कुछ कर, मतलब ऐसे मिक्स टाइप के जो है अपराध होते हैं, जहां न्यायालय ये विचार मतलब समझ नहीं पा रहा है स्पष्ट रूप से कि भाई इसने इन दोनों में से कौन सा अपराध किया। तो ये कह रहा है ऐसे मामलों में जो न्यूनतम सजा होगी, दोनों अपराधों में से जो न्यूनतम सजा होगी उससे उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। ये भ्रम वाली स्थिति है, भ्रम, ये समझ लीजिए ये भ्रम है, न्यायालय को समझ में नहीं आ रहा, यह स्पष्ट नहीं हो पाया। अब स्पष्ट क्यों नहीं हो पाया, स्पष्ट साक्ष्य नहीं आए, गवाह नहीं आए ढंग के जो इस बात को स्पष्ट करते। हाँ ये तो समझ में आ गया कि अपराध किया है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि भाई कौन सा अपराध किया है, ये एविडेंस की वजह से हो जाता है। तो आय नहीं सजा, तो न्यायालय क्या कर सकता है ऐसे मामले में, उसको न्यूनतम दंड से, जो भी दोनों अपराधों में जो भी सजा है, जो भी न्यूनतम दंड है उससे उसको दंडित कर सकता है। ठीक, अब देखिए 73, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 73 एकांत परिरोध। एकांत परिरोध पूछा जाता है, एकांत परिरोध। भाई आप कहोगे भाई एकांत परिरोध क्या है? एकांत परिरोध का मतलब होता है अकेले में डाल देना किसी व्यक्ति को, एकांत मोक्ष, बिल्कुल। ये क्या होता है कि जो कैदी होते हैं तो उसमें एकांत परिरोध की सजा का भी प्रोविजन होता है, न्यायालय स्पष्ट रूप से लिखता है कि भाई एकांत परिरोध की तो हर किसी को नहीं दिया जाता, जिनको न्यायालय देना चाहे उनको दिया जाता है। मतलब ये एकांत परिरोध की सजा इसीलिए जोड़ी गई है ताकि जो कैदी है, जो अपराधी है, वो जेल में जाता है तो उनको और कैदियों से जो है अलग रख दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, और कैदियों से उसको अलग एक कोठरी होती है उसमें बंद कर दिया जाता है, उसमें केवल वो किसी से नहीं मिलता, अलग ही रहता है, सबसे अलग रहता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि वो जो उसने अपराध किया है उस अपराध के बारे में सोचे, आत्मचिंतन करे और थोड़ा कुछ सुधर जाए, कुछ सुधार हो जाए उसमें। इसीलिए इसको जोड़ा गया है, क्योंकि आदमी जब अकेला होता है तो आप जानते ही वो चिंतन करता है, तो इसीलिए उसको जोड़ा गया कि भाई अकेला रहेगा, किसी से बातचीत नहीं होगी, तो जो उसने अपराध किए हो सकता है उसको पछतावा गिलानी हो और हो सकता है वो सुधर जाए। तो इस तरीके की जो है सजा जोड़ी गई है। अब देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है कई अपराध एकांत परिरोध, जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडादेश करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकता है कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंडादेश किया गया है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 माह से अधिक का ना होगा, निम्न मापदंड के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा। तो ये कह रहा है कि पहला तो ये कह रहा है कि कैसे अपराधों में एकांत परिरोध की सजा दी जाएगी, जिनमें कठिन कारावास की सजा का प्रावधान है, कठिन कारावास।
अब ये सीधी सी बात है कि भाई आत्मचिंतन भी उसी व्यक्ति को करना होगा ना जो कठिन कठिन कारावास किन में होता है, जो गंभीर अपराध होते हैं। तो गंभीर किस्म का अपराध है जिसमें कठोर कारावास की सजा होती है, ऐसे अपराधों के मामले में जो है न्यायालय, अगर न्यायालय को ठीक लगता है तो उस व्यक्ति को एकांत परिरोध की सजा भी सुना सकता है। अब एकांत परिरोध की सजा जो है उसी अवधि में रहती है हालांकि, तो ये कह रहा है कि उस अवधि में जो है एकांत परिरोध की जो सजा होगी कितने से अधिक नहीं होगी। पहले तो ये क्वेश्चन याद रखना है, 3 माह से अधिक नहीं होगी, 3 माह से अधिक नहीं होती। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि कितनी है, 3 माह। मतलब जब भी न्यायालय सजा सुनाएगा एकांत परिरोध की तो वो 3 माह से अधिक की सजा नहीं सुना सकता। पहला तो नियम ये है, पहला नियम तो ये याद रखना है आपको कि एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि कितनी होती है, 3 माह। ठीक है, अब देखिए अब इसका भी पैमाना बनेगा। ये कहता है पहला, यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक ना हो तो 1 माह से अधिक अनधिक का समय। ये कह रहा है अगर किसी व्यक्ति को सजा ही केवल 6 माह की हुई है, कितने माह की सजा हुई है, 6 माह, मतलब मूल सजा की बात करें, मूल सजा जो उसको हुई है, अगर मूल सजा उसको 6 माह की हुई है तो ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति को कितने माह का एकांत परिरोध दिया जा सकता है, 1 माह का, अधिकतम 1 माह का जो है उसे एकांत परिरोध की सजा दी जा सकती है। किस व्यक्ति को, जिसको 6 माह की सजा हुई है उसको 1 माह तक का जो है एकांत परिरोध दिया जा सकता है। ठीक है, कौन से व्यक्ति को, जिसको 6 माह की सजा। अब देखिए आगे, यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक हो और 1 वर्ष से अधिक ना हो तो 2 माह। ये कह रहा है 6 माह से अधिक है, 6 प्लस और -1 इतना लिख लिया। ये कह रहा है कि अगर 6 वर्ष से अधिक, 6 माह से अधिक सजा है और 1 वर्ष से कम है तो जो एकांत परिरोध की जो कुल अवधि है वो कितनी हो सकती है, 2 माह। कितनी हो सकती है ये भी याद रखना, 2 माह। अगर 1 वर्ष से कम है, मतलब 1 वर्ष तक की सजा है और 6 माह से अधिक है तो फिर एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, 2 माह। और 1 वर्ष से ऊपर है और कारावास 1 वर्ष से ऊपर है, ये अपन ने पढ़ाई है कि 3 माह हो सकती है, तो 1 वर्ष यानी 1 प्लस है, 1 वर्ष से अगर ऊपर है तो एकांत परिरोध की अवधि कितनी हो सकती है, 3 माह। तो ये इसके जो है एक तरीके से पैमाने हैं कि इस तरीके 3 माह अधिकतम होती है, लेकिन अगर सजा ही किसी व्यक्ति को 6 माह की हुई है तो फिर 1 माह की सजा, 1 माह का जो है एकांत परिरोध दिया जा सकता है। अगर 6 माह से ऊपर का और 1 वर्ष से नीचे का तो 2 माह का एकांत परिरोध दिया जा सकता है, और अगर 1 वर्ष से ऊपर की सजा है तो फिर 3 माह का एकांत परिरोध दिया जा सकता है। ये तो अभी इतना ही हुआ, अब इनको कैसे दिया जाएगा वो भी आगे आएगा। ठीक है अब देखिए 74 पढ़ेंगे, 74 में आएगा 74, देखिए सेक्शन 74। ये तो आपने पढ़ लिया कि 3 माह होगी और किस किस के हिसाब से होगी, सजा के हिसाब से होगी, 6 माह 1 माह, 6 से ऊपर 1 से कम 2 माह और 1 से ऊपर तो 3 माह। अब देंगे कैसे, इकट्ठी अगर मान लो किसी व्यक्ति को 1 माह की सजा, 1 माह का परिरोध दिया तो क्या इकट्ठा 1 माह का परिरोध देंगे, नहीं, तो उसके लिए भी पैमाना है। वो देखिए 74 क्या कहता है। ये कह रहा है एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। मतलब एक बार में 14 दिन, एक बार में 14 दिन, क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि एक बार में, मतलब एक बार में जो उसको अकेला रखना है सारे कैदियों से, तो एक बार में 14 दिन, मतलब 14 दिन तक उसे अकेला रखा जाएगा, फिर 14 दिन सब कैदियों के साथ रखा जाएगा, फिर 14 दिन अकेला रखा जाएगा, इस तरीके से जो है उसे रखा जाएगा, एक एक माह करके, मतलब ये 14-14 दिन करके। ऐसा नहीं है कि भैया तीन माह महीने तक किसी को नहीं मिले, नहीं, अधिकतम एक बार में कितना, 14 दिन, ये अधिकतम। अभी और भी पैमाना है, ये कितना, एक बार में, मतलब एक बार में 14 दिन अधिकतम उसे जो है क्या किया जा सकता है, अकेला रखा जाता है। 14 दिन वो अकेला रहेगा, फिर 14 दिन सब कैदियों के संग रहेगा, फिर 14 दिन अकेला रहेगा, फिर 14 दिन सब कैदियों, ऐसे कर करके जो है उसकी अगर 3 माह है तो वो पूरे किए जाएंगे। अब दूसरा देखिए साथ ही ऐसे एकांत परिरोध कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अंतराल होंगे जब वह दिया गया कारावास 3 माह से अधिक हो। ये कह रहा 3 माह से अधिक तो उतना ही अंतराल भी होगा। ये कह रहा ना, ये तो अंतराल कब होगा, जब 14, अगर मान लो 3 माह का जो एकांत परिरोध दिया है तो 14 दिन से एकांत परिरोध में रखेंगे, 14 दिन फिर क्या करेंगे, सबके साथ रखेंगे, फिर 14 दिन एकांत परिरोध में रखेंगे। इस तरीके से जो है उसकी 3 माह की सजा जो है पूरी की जाएगी एकांत परिरोध, धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं की जाएगी। आगे देखिए, ये कब, जब 3 माह दिया, आगे देख रहा है
और दिया गया कारावास 3 माह से अधिक हो तब दिए गए संपूर्ण कारावास की 1 माह में एकांत होगा। साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन्हीं ये क्या कारावास 3 माह से अधिक हो, ये कह रहा दिया गया कारावास अगर 3 माह से अधिक है तो एक बार में जो है अंतराल कितना होगा 7 दिन। ये कह रहा है फिर 7-7 दिन करके निकाला जाएगा। ये उसके साथ ही अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये लिखा है 3 माह से अधिक तब दिए गए संपूर्ण कारावास के 1 माह के एक माह के एकांत परिरोध में 7 दिन से अधिक ना होगा। 7 दिन से अधिक मतलब एक बार में 7 दिन होगा। कब होगा? जब 3 माह से अधिक ना हो। 3 माह से अधिक हो, 1 मिनट, 3 माह से अधिक हो, हाँ ये कह रहा है 3 माह से अधिक हो। 3 माह से अधिक जो सजा है उसमें 3 माह से अगर अधिक है तो फिर 7-7 दिन करके। 3 माह से अधिक क्यों कह रहा है ये 7-7 दिन करके? ऐसा इसीलिए कह रहा है कि जो 3 माह से अधिक की सजा मतलब 1 बार से ऊपर की सजा होगी तो धीरे धीरे करके उसका 7-7 दिन करके सजा पूरी हो सकती है ना। ये 14 दिन क्यों कह रहा है फिर, और ये क्यों कह रहा है 7 दिन? देखिए अगर 3 माह का जो है एकांत परिरोध हुआ है इसका मतलब ये है कि उसे 1 साल से ऊपर की सजा हुई है ना। अपन ने पढ़ा ना कि 1 वर्ष से ऊपर की सजा होगी तब 3 माह होगा। तो इसका मतलब ये है कि उसे एक सजा, जब 1 वर्ष से ऊपर की सजा हुई है तो 14-14 करके करने की क्या जरूरत, फिर 7 दिनों से क्या करा जाएगा, नॉर्मल रखा जाएगा, फिर 7 दिन बाद में रखा जाएगा। तो ऐसे 3 माह पूरे हो सकते हैं। 3 मान लीजिए 3 माह से कम है, अब तो चूंकि 3 माह से कम है वो मान लो उसे 2 माह का एकांत परिरोध भोगना है मान लो, तो अगर उसे 14 दिन 7 दिन देंगे तो फिर 2 माह का एकांत परिरोध हो ही नहीं पाएगा ना, इसीलिए उस मामले में फिर 14 दिन, एक बार में 14 दिन। तो ये अधिकतम अवधि हो गई एक बार निरोध में, मतलब ये तो एकांत परिरोध की अवधि हुई, 3 माह से अधिक का एकांत परिरोध नहीं होता, और एक बार में जो है एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि है 14 दिन। 14 दिन से तो अधिक हो गई नहीं, है ना। तो ये 2 चीजें आपको याद रखना है, फिर इसके हिसाब से भी याद रखना है कि अगर 6 माह से ऊपर तो 2 माह, ये सब उनका जो है उन्होंने कैलकुलेशन करने के लिए पैमाने बना रखे हैं। ये 14 दिन करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए जो है आपके 6 माह से कम की सजा है मान लो, या मान लीजिए उसको किसी व्यक्ति को 6 माह से कम की सजा हुई है, 1 माह का उसे एकांत परिरोध भोगना है, तो कैसे करेंगे? फिर 14-14 दिन तो देना ही पड़ेगा, तभी जाके वो पूरा हो पाएगा। इसीलिए यहाँ एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। से ऊपर का है एकांत परिरोध से उस मामले में फिर 7-7 दिन करके जो है उसकी सजा को, जो एकांत परिरोध की सजा है उसको पूरा किया जाएगा। मतलब सीधा सीधा है कि जब सजा तो आराम से पूरा करेंगे, और जब सजा कम है तो फिर ये वाला पैमाना लागू हो जाएगा। तो बस इतना याद रखना है कि एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि जो है, मतलब एक बार में एकांत परिरोध 14 दिन से अधिक नहीं होगा, और एकांत परिरोध की जो अवधि है 3 माह से अधिक नहीं होगी। उसके अलावा ये पैमाना भी है, ये भी याद रखना। अब देखिए 75 लास्ट और देख लीजिए 75 क्या कह रहा है, ये कह रहा है के पश्चात अध्याय 12 या 17 के दिन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। ये कह रहा है कि पूर्व दोष सिद्धि के बाद अगर कोई व्यक्ति ऐसा जिसने अध्याय 12 और 17 के दिन कोई अपराध किया, पहले भी दंडित हो चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है क्या दिया जाएगा, दुगने दंड से दंडित किया जाता है। ये इसी में कहा है। ये कहता है पहला, भारत के किसी न्यायालय द्वारा संहिता के अध्याय 12 या 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी बाधिक कारावासी दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराए जाने के पश्चात उन दोनों अध्यायों में से अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दंडनीय किसी कारावास का दोषी है तो वह ऐसे पश्चात प्रति अपराध के लिए आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। अच्छा, दुगना नहीं है, ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति और 17 के अधीन पहले भी, और अध्याय 12 और 17 के अधीन अगर 3 वर्ष से पहले 3 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से जो है पहले भी दंडादेश हो चुका, मतलब इन जो अध्याय है इन अध्यायों में पहले भी जो है दंडादेश हो चुका है, तो उसमें भी 3 वर्ष से अधिक की उसे सजा हुई थी। तो ऐसे मामले में ये क्या कह रहा है, ऐसे मामले में कह रहा है कि अगर ऐसा व्यक्ति दोबारा से दंडादेश किया जाता है उसे आजीवन कारावास, उसे कितना, आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। इतना सा याद रखना है कि कब जब दोबारा करता है और कौन सा अपराध। अगर 12 धारा अध्याय 12 और 17 के अधीन उसको पहले 3 वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई थी, तो ऐसा व्यक्ति जो है आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जा सकता है, दंडादेश किया जा सकता है। बस आज इतना ही रहने दीजिए, कल देखेंगे
साधारण अपवाद इंपॉर्टेंट है, साधारण अपवाद कल पढ़ेंगे इसको। चलिए।